देखिए, आधुनिक दृष्टिकोण की जब हम बात करते हैं तो इसमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो बिंदु है वो है अंतः अनुशासनात्मकता या इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच। इंटरडिसिप्लिनरी या जब हम बोलते हैं अंतः अनुशासनात्मकता, इसका अर्थ है कि जितने भी सामाजिक विज्ञान हैं, सामाजिक विज्ञान हम इसलिए कहते हैं क्योंकि हमारी प्रयोगशाला व्यक्ति है, ये समाज है। जितने भी सामाजिक विज्ञान हैं, चाहे उसमें इतिहास है, चाहे उसमें भूगोल है, चाहे इसमें आपका अर्थशास्त्र है, या आपका जितने भी सोशियोलॉजी है, जितने भी देखिए सोशल साइंसेस हैं, इन सोशल साइंसेस को जब हम बोलते हैं, जितने भी सामाजिक विज्ञान, ये निरंतर एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, निरंतर ये एक दूसरे के से जुड़े हुए हैं, और इसीलिए इसमें इनको कंपार्टमेंटलाइज हम नहीं कर सकते हैं किसी सीमा में। हम कि यहाँ राजनीति विज्ञान यहाँ से आरंभ होता है, यहाँ से इतिहास आरंभ होता है, हम इसमें सीमांकन नहीं कर सकते हैं। तो जब भी हम बोलते हैं इट इज़ इंटरडिसिप्लिनरी और अंतः अनुशासनात्मकता, इसका अर्थ है कि जितने भी सामाजिक विज्ञान है उनमें निरंतर एक तरह से एक दूसरे को ये निरंतर प्रभावित करते हैं, और कोई भी जो निर्णय लिया जाता है, जैसे अगर हम कोई राजनीतिक निर्णय अगर सरकार ले रही है तो उसके कई सारे फैक्टर्स हैं, समाज के कई सारे कारण हैं या कई ऐसे कारक हैं, चाहे वो आर्थिक कारक है, चाहे आपका ऐतिहासिक कहना चाहिए एक पक्ष है, चाहे उसके साथ एक भौगोलिक पक्ष है, जो उस निर्णय को, सरकार के निर्णय को प्रभावित करता है। जैसे अगर हम देखें, ये डीमोनेटाइजेशन अगर हमारे यहाँ हुआ था, जैसा प्रधानमंत्री ने जब इसकी घोषणा की थी, तो ये कहने के लिए एक प्रधानमंत्री द्वारा लिया गया निर्णय था, मगर इसका आधार जो था वो हमारी जो आर्थिक व्यवस्था है उसको उसमें एक परिवर्तन करना था। इसके अलावा अगर आप देखें, आज का जो ये किसान आंदोलन चल रहा है, ठीक है, इसका ये जो 3 विधेयक जो एक्ट्स जो बने हैं हमारे पार्लियामेंट में, मगर इसके पीछे जो उद्देश्य है, वो उसके पीछे जो मानसिकता या सोच थी, चाहे वो एमएसपी को हटाना है या जो मंडियां हैं उनको हटाना है, इसके पीछे भी देखिए आर्थिक एक नज़रिया था कि जो हमारा जो कई सौ सालों से, कई वर्षों से जो चली आ रही है हमारी जो कृषि है, उसमें कुछ ऐसे मूलभूत परिवर्तन करना इसके पीछे उद्देश्य था। तो इस तरह से देखिए, जैसे अर्थशास्त्र जो है वो राजनीति को, राजनीतिक निर्णयों को किस तरह से प्रभावित करते हैं, उसी प्रकार अगर देखें कि भौगोलिक स्थिति हमारी राजनीति को कैसे प्रभावित करती है, तो हम देखें हमारे दोनों तरफ जो हमारे पड़ोसी मुल्क हैं, चाहे वो चीन है या पाकिस्तान, निरंतर हमारे बीच एक कहना चाहिए एक असहमति, एक संघर्ष है या दोकलम विवाद जो आप देख रहे हैं तिब्बत में किस तरह से। तो वो भौगोलिक परिस्थिति है कि हिंदुस्तान जो है, दोनों उसके जो सीमाएं हैं उसमें एक खतरा भी निरंतर बना रहता है। और अगर हम इसकी तुलना जैसे किसी ऑस्ट्रेलिया से करें, तो ऑस्ट्रेलिया एक ऐसा देश है जो चारों तरफ समुद्र से घिरा हुआ है, ना तो उसके पास इस ढंग के कोई पड़ोसी मुल्क हैं जो उसे परेशान कर रहे हैं। तो आपकी भौगोलिक स्थिति जो है वो राजनीति को प्रभावित करती है। इसके अलावा जैसे आपका इतिहास है, इतिहास अगर हमारा हिंदुस्तान का इतिहास देखें, हमारी राजनीति को कैसे प्रभावित करता है, तो इसमें एक बहुत अच्छा उदाहरण हम पार्टीशन का, जब इस देश का विभाजन हुआ और इस विभाजन के बाद कैसे हमारे जो पड़ोसी मुल्क के साथ जो संबंध, हमारा जो इतिहास या हमारी जो घटनाएं हैं, पीछे की घटनाएं हमारी आज की जो समसामयिक राजनीति है उसको कैसे प्रभावित करती है, इसका बहुत बड़ा ये इतिहास भी इसके लिए जिम्मेदार है। तो जब भी हम देखिए, चाहे वो इतिहास है, चाहे वो भूगोल है, चाहे वो अर्थशास्त्र है, इसके अलावा हमारी जो परंपराएं हैं, चाहे वो धार्मिक परंपराएं हैं, हमारी आस्थाएं हैं, इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण ये जो पूरा हमारा ये जो राम मंदिर जो एक बना है, उसका जो सुप्रीम कोर्ट का ये जो वर्डिक्ट आया है, ये जो पूरा आंदोलन था, तो जो राम मंदिर आंदोलन था वो किस तरह से हमारा जो धर्म या हमारी आस्थाएं हैं, हमारे जो मूल्य कह लीजिए, वो किस तरह से राजनीतिक निर्णय को प्रभावित करते हैं। तो देखिए, अंतः अनुशासनात्मकता का अर्थ है कि ऐसा ज्ञान जो कि सीमाओं को लांघता है, वो सीमित नहीं है। ये खाली राजनीतिक जो निर्णय जो लिए जाते हैं, जो पार्लियामेंट के द्वारा जो हमारे कहना चाहिए जो एक्ट्स बनते हैं, जो विधेयक पारित होते हैं, जब कानून वो बनते हैं, तो उसमें
कई सारे इसमें फैक्टर्स आते हैं। उसमें जो हमारी जो समकालीन परिस्थितियाँ हैं, चाहे वो आर्थिक हैं, चाहे हमारा इतिहास है, चाहे हमारा भूगोल है, चाहे हमारा कहना चाहिए मनोविज्ञान। देखिए इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण हम बिंदु और जोड़ते हैं, वो है कि मनोविज्ञान कैसे राजनीति को प्रभावित करता है। तो मनोविज्ञान में अगर आप लीडरशिप, जो नेतृत्व जो है, क्यों हम लोग इतना एक कुशल नेतृत्व को इतना समर्थन देते हैं, हमें एक मजबूत नेता की ज़रूरत है, तो ये हमारा मनोविज्ञान है। हम ऐसा महसूस करते हैं कि देश अगर किसी मजबूत नेता हमें मिले, मजबूत प्रधानमंत्री हमारे सामने हो, तो एक कुशल नेतृत्व इस देश को मिलेगा। एक तरह से ये हमारा मनोविज्ञान है जो हमें इसके लिए प्रेरित करता है। और भी इसका देखिए उदाहरण आप देख सकते हैं कि जब भी ये हमारी ये गणतंत्र दिवस की परेड होती है, तो आपने देखा होगा किस तरह से जो पूरी परेड जो होती है उसमें हम अपने जो हमारे लेटेस्ट कहना चाहिए, हमारे चाहे वो उपकरण हैं या हमारी ये जो झांकियाँ निकल रही हैं, जितने हमारे वेपन्स हैं, जिसमें आपके एक पूरा एक काफिला जो निकलता है, तो कहीं ना कहीं एक विश्व को ये संकेत है। एक मनोवैज्ञानिक हम दबाव भी बनाते हैं अपने जो पड़ोसी भी हैं, चाहे उसमें या विश्व के अन्य जो मुल्क हैं, उनको एक हम संदेश देते हैं। तो मनोविज्ञान भी जो है, चाहे वो कूटनीति है, देखिए वो पूरा मनोविज्ञान इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो कुल मिलाकर जब हम इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच बोलते हैं कि पॉलिटिकल साइंस का जो आधुनिक जो दृष्टिकोण है, इसमें अंतर अनुशासनात्मकता जो है एक ऐसा सिद्धांत है जो राजनीति विज्ञान को कई सामाजिक विज्ञानों से जोड़ता है, और उनका जब साथ मिलता है तो ज़्यादा बेहतर नीतियाँ बनती हैं, और बहुत सारी समस्याओं को जो है हमारे कहना चाहिए जो मंत्रिमंडल, प्रधानमंत्री उसका मंत्रिमंडल है, या सरकार की जो नीतियाँ बनती हैं, वो उसको ज़्यादा व्यापक दृष्टि को ध्यान में रखते हुए कई समस्याओं का समाधान उनके माध्यम से होता है।